मेरी भाभी रोज़ मुझसे 1 किलो मसूर दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाता जब भाभी उस दाल को पकाए बिना ही अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती थी दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन बाहर आती हुई नजर आई तो मेरी जान ही निकल गई। आज रोशनी भाभी ने मुझसे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंचा तो भाभी ने थैला मुझसे लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का रह गया था कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर अपने पास आ गया। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया दरवाज़ा पीट रहे थे, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भैया ने मुझे घूर कर पूछा रोशनी कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गया। मैं बोला भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आंख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया, फिर बोले रोशनी दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आया और बोला भैया आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खोल कर आता हूँ। अब मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहता रहा कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने घर आए हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोला भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो, छोटी भी तो सो ही रही है ना भैया। मैंने सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठा रहा। तभी भैया के कमरा का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकली। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले अंदर से बंद क्यों था, तुम नहीं जानती क्या मैं अपने 2 मासूम भाई बहन तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज़ ही यही सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहन को और ना ही भाई को अपना समझा है। मैं खुद 16 साल का कम उम्र और डरपोक सा लड़का था। भैया को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गया था, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ा और बोला भैया आप गलत सोच रहे हैं, भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो इसलिए सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली शुक्रिया छोटू, दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर खड़ा था कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गया और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी भी आंख कब लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आंख खुली। मेरे साथ साथ छोटी भी जग गई और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी भी मुझे बड़ी बेचैन से और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नज़रअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह से जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गया और भैया के साथ ही चला गया। वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे और मैं छोटी एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में था और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करता था। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मुझे लगा ही था जैसे भाभी मेरा इंतज़ार में बैठी होगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी कि छोटू जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई। भाभी की लंगड़ाहट ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई। मैं रश्मि भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आ गया। आज मैंने भाभी को
थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिए। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वहाँ से सिर हिला दी और दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यही सब सोचने लगा, अपने कमरे में आ गया और पढ़ने लगा। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मैं और छोटी के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल कर आ गई और वह लंगड़ाकर चल रही थी। मैं हैरान रह गया कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भाभी भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ़ में है। मैंने अपनी सोच को फ़ौरन बदला और भाभी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी की मदद करता था। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चला गया। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा, फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्ज़ी बनाई है, दाल तो मैं कब का खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गया। मैं अपनी सोच में गुम था, लेकिन छोटी को देखकर मैं एकदम से चौंक गया था, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैं छोटी से किताबें लेने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ छटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़े हो, 20 साल नहीं जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाते हो। मुझे छोटी से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। छोटी ने तो कभी भी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गया। भैया मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगी, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने का डाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब वह सोच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगी। मैंने बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि छोटी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने छोटी को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द अभी मुंह से ही निकले थे कि छोटी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गई। भैया कहता है कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरा भाई तो मेरी दुश्मन ही बन बैठा है। भैया छोटी ही हालत देखकर हैरान रह गए। फिर भैया उठे और छोटी को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, छोटी तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। छोटी कुछ भी बोलो बिना बोले सिर्फ बोली जा रही हो। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हम सब से माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई। भैया ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, रोशनी आजकल छोटी घर में ही रहती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम ही सफ़ेद पड़ चुका था, वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, सुनील छोटी हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर हो जाओगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रश्मि भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर ही थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए थे और भैया ने छोटी के हाथ में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, रोशनी तुम और छोटी कैरम खेल लिया करो। यह देखकर भाभी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आया तो छोटी मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, भैया मैं सारा दिन फिल्म ही देख लिया करूँगी,
तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया था। भैया छोटी के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जगकर पढ़ाई करता। एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा तो वह तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गया था। मैं पढ़ाई वगैरह सब भूलकर बाहर ही देखते रह गया। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैं इस फिक्र में घुसते चला जा रहा था, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आया तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो दाल मसूर लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलने कमरे में गया तो यह देखकर दंग रह गया कि छोटी फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई कि झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देता हूँ, फिर छोटी को बाद में देखूंगा। मैं दाल ले आया तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और छोटी की खबर लेने के लिए कमरे में गया तो वह बोली, भैया तुम भाभी को यह रोज़ रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ छोटी? जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं छोटी की बात झुठला भी नहीं सकता था, क्योंकि वह सारे दिन घर में ही रहती थी। उसे तो भाभी की हर काम की जानकारी होती थी। मैंने छोटी को कसम देकर मना किया कि वह फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तह तक जाऊंगा और फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गया तो छोटी टेरिस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं छोटी और भाभी की वजह से बहुत परेशान था। यह दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में गुम था कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल गई और वह लंगड़ाते हुए शादी में मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी दाल कहाँ है? भाभी बोली, वह तो मैंने खा ली, बड़ी ही अच्छी लगी। यह सुनकर मैं चुप हो गया और फिर भाभी लंगड़ाकर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोला, छोटी कहाँ है? मैंने बताया कि वह तो छत पर गई। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। वह लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी। मैंने सिर्फ झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। वह दोनों तो पागल है, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चला गया। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं भी भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकता था। भाभी छोटी को बुरी तरह से डांट रही थी। छोटी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंचा तो भाभी मुझे देखकर डर गई। उन्होंने छोटी को गले से लगा लिया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगे? अपनी भाभी के साथ छोटी ने भी अपने आंसू पूंछ दिए और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रहा था। मैंने छोटी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गया। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? छोटी घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गया। मैंने कहा, छोटी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहता हूँ। उस दिन तुमने जो मुझे बताया था वह सिर्फ तुम्हारा बहन था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को दाल ला कर दूंगा तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह दाल कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर छोटी एकदम से मुस्कुरा गई। वह बोली, भैया मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में से सारा प्लान फिट करके आया था। घर पहुंचा तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते ही पाया। वह बोली, छोटू जल्दी से दाल लाकर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चला गया और छोटी को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज़ देकर बुला लूँगा तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कह दिया था। मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल ले आया हूँ, अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे इतनी देर में छोटी भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आया था। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई।
मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर काट रहा था। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी तो किचन में चली गई। छोटी भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गया कि छोटी भी आज लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने छोटी के हाथ को पकड़ा और जैसे पूछा, छोटी बता, मुझे क्या मालूम हुआ तुझे? छोटी बड़ी परेशान सी लग रही थी। वह बोली, भैया मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। तो वह खिड़की बहुत छोटी है, उसमें से निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने छोटी को कसम दी कि वह भैया को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वह बोली, पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने छोटी को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहता था, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गया था कि भाभी के बारे में भैया को कैसे बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी अपने साथ तो बहुत अच्छे से रहती है, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बात सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई थी। ना जाने कितनी देर में सोता रहा। जब भैया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबरा कर उठ गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागते हुए बरामदे में आया। मैंने भैया, भाभी और छोटी को देखा तो मुझे लगा भाभी की हकीकत भैया को पता चल गई है, तभी तो वह उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, छोटू मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाए। भैया का इशारा छोटी की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, भैया क्या हुआ? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम छोटी से मुझे यह पता करके बताओ कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गया और मैंने जोर जोर से नाम में सिर हिलाया। मैंने बोला, नहीं भैया, हमारी छोटी ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, आप बिना सबूत इतना गुस्सा न करें, बच्ची है, वह सुधर जाएगी। भैया आप भाभी को घूर रहे थे। वह बोले, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बताया था कि ये दोनों मेरे भाई बहन ही नहीं, बल्कि मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। तुम माँ बनकर इनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने छोटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया था। मैंने छोटी से पूछा कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आखिर बात हुई क्या है? वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चले जाएं, इसलिए वह यह सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती है। छोटी के बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोला, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगा तो भैया बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गई। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वह आए। मैं जैसे ही घर आया, भाभी ने दाल का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने बाहर निकला तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं थैला ले लिया और कमरे में मैं दाल ले आया। भाभी ने थैला लिया और कमरे में चली गई। मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आया और भैया को अपने साथ घर लेकर गया। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया के पास एक कतार था जिसके ज़रिए उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली थी। भाभी ने उस खिड़की से बाहर देखा भैया ने उस खिड़की से देखा तो भाभी नजर आई। वह तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और छोटी भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। तीनों भाभी का पीछा करते हुए एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए। वहाँ एक बाबा का घर था जहाँ लोग ताबीज़ बनवाने के लिए जाया करते थे। तेज़ तेज़ चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, रश्मि, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, भगवान जानता है मैंने आपकी
इन दोनों भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे 2 शब्द भी सुना देते हैं। तब मुझे वह हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह बोली, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी मंत्र का पाठ करती, जिनकी वजह से छोटी पर ध्यान ना रख सकी। मुझसे चुप हो गई। छोटी अपने ही इलाके के आवारा लड़के से मोहब्बत कर बैठी और इनके दरमियान चिट्ठी की हद का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे छोटी पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रवि का खत नज़र आया। उसमें उसने छोटी की बहुत तारीफ करी थी। मैंने वह खत छोटी को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय के रहते सुधर जाओ। मगर छोटी तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी। मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं छोटी से सख्ती से पेश आऊँगी, मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं छोटी का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने छोटी की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर छोटी के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, मगर रवि अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। छोटी रोने लगी और बोली, भैया, घर में सूनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह में चल बैठी, वरना मुझे रवि से कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे। इनके सिर में भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया, भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों को गले से लगा ली और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।